बांग्लादेश ने एक बार और बड़ा एक्शन लिया है, एक बार और ऐसा काम किया है जो भारत के लिए ठीक नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। उल्फा चीफ परेश बरुआ के मौत की सजा को रद्द कर दिया है। जानेंगे आखिरकार भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा है। इसी बीच क्या भारत म्यांमार के रिबेल्स ग्रुप के साथ अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश के हाई कोर्ट से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन उल्फा के प्रमुख परेश बरुआ को बड़ी राहत मिली है। दरअसल अदालत ने साल 2004 के चट्टग्राम हथियार तस्करी मामले में पूर्व मंत्री लुत्फुंजमा बाबर और उनके 5 साथियों को बरी कर दिया है, जबकि बरुआ की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। ये मामला 10 ट्रकों में भरकर भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को भेजे जा रहे हथियारों और गोला बारूद से जुड़ा हुआ है। साल 2004 में बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमाते इस्लामी की सरकार के दौरान हथियारों का ये बड़ा जखीरा जब्त किया गया था। इसमें लुफ्थांसा बाबर के आतंकवादी समूहों के साथ हथियार तस्करी में शामिल होने के सबूत थे। बाबर 2001 से 2006 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री खालिदा जिया की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। बरुआ मौत की सजा पाए 6 दोषियों में से एक है। हालांकि अब उन्हें राहत मिल गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जहां बरुआ की सजा को कम करके उम्र कैद कर दिया गया है, वहीं बाकी आरोपियों को 10 साल की सजा दी गई है। ये फैसला उस वक्त आया है जब बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला है, जो कि शेख हसीना की सरकार के बाद सत्ता में आई है। हसीना की सरकार को भारत का समर्थक माना जाता था, जबकि नई सरकार का रुख भारत के प्रति उतना अनुकूल नहीं रहा है। खैर, मिस्र की राजधानी काहिरा में D8 की मीटिंग भी हो रही है इसी बीच में, जो आखिरी दौर पर है और समिट के लिए धीरे धीरे नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। 8 मुस्लिम बाहुल्य विकासशील देशों का ये शिखर सम्मेलन गुरुवार को शुरू होगा। इसमें मेजबान मिस्र के अलावा तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया भाग लेंगे। समिट सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए है, लेकिन इस मीटिंग पर इसलिए भी नजर है क्योंकि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में हालिया दिनों में हलचल देखने को मिली है। बैठक में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस भी शामिल है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी D8 समिट में हिस्सा लेंगे। ये इसलिए खास है क्योंकि 1 दशक से भी ज्यादा समय के बाद कोई ईरानी राष्ट्रपति मिस्र की यात्रा कर रहा है। मिस्र और ईरान के बीच संबंध और हाल के दशकों में तनावपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन पिछले साल गाजा संकट के उभरने के बाद से दोनों देशों ने उच्च स्तरीय राजनयिक संपर्क बढ़ाए हैं। मिस्र ने गाजा में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस D8 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार को मिस्र रवाना हो गए हैं। शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर यूनुस खुद गए हैं। यूनुस के पास इस साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से देश की सत्ता की कमान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी D8 समिट के लिए हैं। 18 से 20 दिसंबर तक काहिरा में रहेंगे। पाक मीडिया के अनुसार शहबाज शरीफ के गाजा और लेबनान में मानवीय संकट और पुनर्निर्माण चुनौतियों पर समिट के विशेष सत्र में भाग लेने की उम्मीद है। इस दौरान पश्चिम एशिया में इजराइल की आक्रामकता पर भी बात हुई। D8 की शुरुआत दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका तक के देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बेहतर बनाने के लिए हुई है। D8 27 साल पुराना है। इसकी स्थापना 1997 में इस्तांबुल में हुई थी। समूह का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक के साथ साथ सामाजिक संबंधों को मजबूत करना है। ये संगठन विकासशील देशों के बीच व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देता है। D8 के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, जो एक विशाल बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। इन देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद लगभग $5 ट्रिलियन है। ऐसे में यह संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर भी संगठन बयान जारी करता रहता है। खैर, अब बांग्लादेश जिस तरीके से यहाँ पर जुड़ रहा है, तुर्की वगैरह क्या रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
बांग्लादेश में वैसे भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार को आज़ादी की 53वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम ने बांग्लादेश का एक नक्शा पोस्ट किया। इस नक्शे में महफूज आलम ने भारत के बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। महफूज आलम ने नक्शा पोस्ट करते हुए फेसबुक पर लिखा कि भारत ने यहूदी बस्ती प्रोग्राम को अपनाया है। बांग्लादेश को भारत पर निर्भरता से आज़ाद रखने के लिए 1975 के बाद 2024 होना ही था। दोनों ही घटनाओं के बीच 50 साल का अंतर है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला। हम भूगोल और बसावट में फंसे हुए हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अशरफ मुसलमानों की भूमि है, भारत ब्राह्मणवादी हिंदुओं की भूमि है और बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश हिंदू मुस्लिम दलितों की परवाह किए बिना सभी पीड़ितों की भूमि है। बांग्लादेशी शुरुआती बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं। 1947 से 1971, 1971 से 2024 तक यह खत्म नहीं हुआ है। इतिहास अभी भी इंतजार कर रहा है। इसी साल 1947 में पूर्वी पाकिस्तान भारत से अलग होकर नया देश बना था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। 1975 में बांग्लादेशी सेना ने पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी, तो वहीं 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्तापलट कर दिया गया। अब आपको बता दें, फिलहाल भारत बांग्लादेश में कोई बड़ा सीमा विवाद नहीं है। 2015 में पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान दोनों देशों में सीमा समझौता भी हुआ था और इस समय काफी चीजें हल कर दी गई थी। हालांकि शेख हसीना का तख्तापलट होने के बाद से लगातार बांग्लादेशी नेताओं की तरफ से भड़काऊ बयान जारी है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता राहुल और कबीर रिजवी ने कहा था कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बिहार और उड़ीसा वापस ले लेंगे। इसके जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि आपको क्या लगता है कि आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ममता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की है कि वे बांग्लादेश में दिए जा रहे बयानों से परेशान न हो। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया है कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र के फैसले का समर्थन करेगा। ममता ने लोगों से कहा कि शांत रहें, स्वस्थ रहें, मन की शांति को बनाए रखें। खैर, अब यहाँ पर भारत क्या कर रहा है, भारत को लेकर अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही है मन में। तो भारत यहाँ पर म्यांमार के साथ अपने रिश्तों को बढ़िया कर रहा है। जो खास करके जो रिबेल्स ग्रुप है उनके साथ भी भारत बात कर रहा है। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत यहाँ पर दिख रही है। भारत ने म्यांमार को हाल ही में खाने पीने की चीजें भी मुहैया कराई है और म्यांमार के साथ भारत का सॉफ्ट पावर इस तरीके से दिख रहा है कि दो चीजें देखने को मिल रही है। एक तो ऐसी जगह जहां पर रिबेल्स ग्रुप का बोलबाला है, वहां पर भारत ने अपने 6 युवकों को छुड़ाया है। इसके अलावा यहाँ भारत बॉर्डर फेंसिंग का भी काम करता जा रहा है और वो भी ऐसे उथल पुथल समय में। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।